दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसको ध्यान से सुनिएगा। इसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता 1860 का सेक्शन 124 ए देशद्रोह का चार्ज है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे देश में डायरेक्टली आ गया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया तो भाई साहब वो अंग्रेजों के द्वारा लेकर हमारे देश के अंदर में लाया गया। 1857 की क्रांति में इन लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई भारत को कंट्रोल करना आसान नहीं है। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसको ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पर मैं कई सारे केस के बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूंगा ताकि आप लोग चीजों को समझ पाए। क्योंकि हमारे देश के अंदर में पहले हुआ करता था इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता। अब है बीएनएस जिसको बोलते हैं भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो पहले इंडियन पिनल कोड था आईपीसी, अब यहाँ पर हिंदी में नाम हो गया यहाँ पर जिसको भारतीय न्याय संहिता बोलते हैं, आईपीसी इंडियन पिनल कोड। अब यही इसका नाम हो गया है और इंडियन पिनल कोड आईपीसी को हम लोगों ने रिप्लेस कर कर नए कानून इंप्लीमेंट कर दिए हैं। तो इस कानून का एनालिसिस टाइम टू टाइम होता रहता है और इसी में से कई सारे क्वेश्चन बनते रहते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है जिसको लेकर बात की जा रही है वो है सेक्शन 152 बीएनएस का, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। और इसको कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता 1860 का सेक्शन 124 ए, जो कि देशद्रोह के चार्ज लगाया करता था हमारे देश के नागरिकों के ऊपर में, और ये अंग्रेजों के द्वारा लेकर आया गया था। तो राइटर अभी ये कह रहे हैं कि सेक्शन 152 कहने के लिए डायरेक्टली तो देशद्रोह के वो नहीं लगा रहे हैं, नाम नहीं लिख रखा इसमें कि भाई साहब ये सेडिशन के चार्ज लगाएगा, पर लेकिन रियलिटी में इसके अंदर में जो चीजें लिखी हुई हैं वो आज भी वो सेम तरीके का इंपैक्ट डाल रही हैं जो भाई साहब ये इंडियन पिनल कोड के अंदर में सेक्शन 124 के अंदर में हुआ करता था। मतलब राइटर का कहना यह है कि कहने के लिए देशद्रोह हटा दिया है हमारे देश के बेसिकली कानून से, भारतीय न्याय संहिता से, पर लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट वे के अंदर में उसमें ऐसी चीजें हैं कि आसानी से किसी भी इंसान को आप लोग देशद्रोह के चार्ज लगाकर उसको आप लोग जेल के अंदर में डाल सकते हो। और ये गलत है जब हम लोग दास देश आजाद हो चुके हैं कि आज भी एक ऐसी टेंडेंसी वाला कानून हम लोग लेकर घूम रहे हैं जो कि हमारे ही देश के नागरिकों को सलाखों के पीछे डालता है। तो पूरा इंपॉर्टेंट क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट, बड़ा ही मजा आप लोगों को आने वाला है। आहा टमाटर बड़ा मजेदार। ठीक है, तो ये आर्टिकल है बड़ा मजेदार। हिस्ट्री में लेकर मैं आप लोगों को चलता हूँ थोड़ा सा, और इंपॉर्टेंट है देशद्रोह से रिलेटेड जो भी कानून है उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज है उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। हिस्ट्री में चलते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में यह है कि भाई साहब जो ये देशद्रोह का चार्ज है ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे देश में डायरेक्टली आ गया, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर रूल किया तो भाई साहब वो अंग्रेजों के द्वारा लेकर हमारे देश के अंदर में लाया गया। और क्यों लाया गया? क्योंकि अगर किसी को कंट्रोल करना चाहते हो तो भाई कुछ ना कुछ कानून होने चाहिए। वो तो यहाँ पर हमारे देश को वो कानून लेकर आए थे कंट्रोल करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन थे वो जो ऐसी चीजें हमारे देश के अंदर में लेकर आए। ओरिजिनली अगर बात करें तो 1837 में ये थॉमस मैकाले थे जो कि ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन थे यहाँ पर, जिनके द्वारा बहुत बड़ा रोल प्ले किया गया यहाँ पर आईपीसी के अंदर में जो 1860 में हमारे देश के अंदर में आई उसको बेसिकली इनेक्ट करने में। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे बताइए जरा, तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर इस इंसान को बोल सकते हो। तो जो सेक्शन 124 है ये इंटरेस्टिंग चीज आप लोग समझो, ये बड़ा ही पेचीदा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में कई बार, और इस तरीके की स्टेटमेंट देकर बनाया जाता है कि आप लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाते हो और लगता है हाँ यार यही सही होगा। तो नहीं दिल खुश करने वाली जो पढ़ाई करते हैं कई सारे बच्चे कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, हाँ बस मजा आ गया, न्यूज़पेपर सुन लिया बस मजा आ गया, क्वेश्चन सोल्व फिर हो नहीं रहे। तो ऐसा मजा जो है वो सही नहीं है, एग्जाम के लिए सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसलिए पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाओ चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम लोग यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये स्टेटमेंट पूछा जाता है जैसे हमारे संविधान में ओरिजिनली क्या पंचायती राज सिस्टम के बारे में प्रोविजन थे, हमारे संविधान में ओरिजिनली क्या फंडामेंटल ड्यूटी थी। तो ऐसे क्वेश्चन लिख देते हैं ओरिजिनली क्या उसके अंदर में ऐसा था, फिर पता चलता है कि यार ओरिजिनली तो नहीं था, बाद में चल के ऐड किया गया संविधान में संशोधन करके। ऐसे ही ओरिजिनली जब ये कानून आया इसके अंदर में ये चीजें नहीं थी, और मैंने आप लोग को बता रखा है कि जिसके सामने भी कैपिटल लेटर में ए बी सी लिखा हुआ रहे तो उसको अमेंडमेंट कर कर नॉर्मली ऐड किया जाता है। तो यहां पर ही ओरिजिनली इसके अंदर में कुछ ऐसा था नहीं है। फिर यहां पर 10 साल बाद इनको लगा कि यार कमी रह गई इसके अंदर में, तो इसलिए इन्होंने सेक्शन 124 ए इसके अंदर में ऐड किया, और ये इंसान था जेम्स स्टीफन।
जिसके द्वारा यहाँ पर ये स्पेसिफिक सेक्शन को ऐड किया गया, जिसकी वजह से हमारा देश आजाद होने के बाद भी ये गुलामों वाली प्रवृत्ति वाला कानून फॉलो करता रहा और बहुत सारे हमारे देश के लोगों को जेल के पीछे डाला गया इस कानून का इस्तेमाल करते हुए काफी लंबे समय तक, जिसको लेकर बार बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। ये आप लोग समझना, हमारे देश के अंदर में कई सारे ऐसे केस आए और आप लोगों से कोई पूछे कि इस केस का इस्तेमाल क्या आजादी के टाइम पर किया गया है, तो आप लोगों को पता होगा जब 1857 की क्रांति हो गई। तो आप लोग चीजों को पैटर्न में समझने की कोशिश करो। 1857 की क्रांति में इन लोगों को यह समझ में आ गया कि भाई भारत को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि एक तुम्हारी गिल्ली उखाड़ कर फेंक देंगे किसी भी दिन। तो उस टाइम पर इन्होंने सबसे पहले ये काम किया कि भाई एक ऐसा कानून लेकर आओ एटलीस्ट कि इनको कंट्रोल किया जा सके। तो 1860 में 3 साल बाद ये कानून आ गए। 10 साल में फिर इसके अंदर में पहले, क्योंकि इन्होंने देखा था ना कि भाई प्रोटेस्ट हो रहे थे, थोड़ा सा इजी कानून लेकर आते हैं, तो फिर इन्होंने इसको टफ बनाया आराम आराम से। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर डीजल पेट्रोल पर अगर प्राइस जो है 5 रुपए बढ़ाना हो, तो सरकार सीधा सीधा उसके ऊपर में 20 रुपए बढ़ा देती है। जनता प्रोटेस्ट करने लगती है, वो कहती है ठीक है 15 रुपए कम कर देते हैं, बढ़ाना तो उनको 5 रुपए ही था ना। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये फॉलो किया जाता है नॉर्मली पॉलिटिक्स के अंदर भी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी देखने को मिली। तो स्टार्टिंग में इन्होंने ठीक है आराम से ये वाला लेकर आ गए, फिर ऐड करके इन्होंने ये वाला ऐड कर दिया इसके अंदर में, और ये ऐसे ही कानून चलता रहा। इस कानून के तहत में हिस्ट्री पूछी जाती है कई बार कि सबसे पहले इस कानून के अंदर में एक इंसान है जिनका नाम याद रखना, यह है जोगेंद्र चंद्र बोस। 1891 में ये फर्स्ट पर्सन बने जिनके खिलाफ ये इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये एडिटर थे न्यूज़पेपर के, जिसका नाम था यहाँ पर बोंगोबासी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली भी एग्जाम के अंदर में। तो ये याद रखना कि पहली बार जब ये इस तरीके से कोई इस्तेमाल किया था, इस तरीके की चीजें कुछ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। क्योंकि उस टाइम के जब लीडर थे 90s और 20s में, भाई उनको कंट्रोल किया गया इस कानून के थ्रू बहुत ही तगड़े तरीके से, और उनके फ्रीडम को रोकने की कोशिश की गई यहाँ पर, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इवन यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी, महात्मा गांधी जी, भाई साहब ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तक यहाँ पर इस कानून का शिकार हो चुकी हैं पास्ट में, अगर उठाकर देखोगे। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कानून है ये इसीलिए बोला जाता था कि भाई ऐसा कानून हम लोग अपने देश में इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसने हमारे देश के जो फ्रीडम फाइटर थे उनको जेल में डाला, और हम लोग अंग्रेजों वाला कानून आज भी फॉलो करते हुए चल रहे थे। तो इस केस से रिलेटेड आप लोग को कई सारे ऐसे चीजें देखने को मिलेगी कि हमारे देश के अंदर में, जैसे मैंने यहाँ पर बात की आप लोगों से, ये कई सारी पर्सनैलिटी थी यहाँ पर जिनको ट्रायल किया गया। इवन महात्मा गांधी जी, लोकमान्य तिलक जी, तो ये ऐसे ऐसी पर्सनैलिटी को भी जब जेल के अंदर में डाला गया, तो ये सोचने वाली बात थी यहाँ पर। तो ये केस जब यहाँ पर, चलो ठीक है ये तो चीजें हो गई, अब भाई साहब देश तो आजाद हो गया था ना। अब अंग्रेज तो ये कानून इसलिए लेकर आए थे कि उनको हमारे देश के फ्रीडम फाइटर थे उनको कंट्रोल करना था। अब देश आजाद हो जाता है हमारा 26 जनवरी 1950 में, पूरा हमारा संविधान इंप्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि देश तो आजाद हो गया था 1947 में 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 1947 से फिर हमने अपना संविधान बनाया, और 1950 में फिर हम लोगों ने संविधान इंप्लीमेंट कर दिया। अब वो संविधान इंप्लीमेंट होने के बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे कानून है जिसके सामने लिखा रहता है कि 1940 का है, 1930 का है, हालांकि बहुत सारे चेंज कर दिए गए, पर फिर भी अंग्रेजों के कानून हम लोग फॉलो करते रहे काफी। उनमें से एक कानून था ये जो कि अब तक हम लोगों ने फॉलो किया। और इस कानून के प्रोविजन जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने केस जाते कि भाई यार ये प्रोविजन अंग्रेजों ने बना रखे थे, तुम आज तक इनका यूज कर रहे हो, ये गलत बात है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर कई बार केस आप लोग को देखने को मिले। एक केस आप लोग, फेमस केस आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं और इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस केस के अंदर में बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिडिटी जो है यहाँ पर, ये सेक्शन 124 की चेक करनी चाहिए भाई साहब। तो यहाँ पर 1962 की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बार बार इसका इस्तेमाल किया जाता है देश के अंदर में कई बार अलग अलग तरीके से। इवन 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर देखा, उन्होंने बोला कि यार ये बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में फिर से यहाँ पर देशद्रोह की बात आ गई निकलकर। मतलब सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि यार तुम ये कानून क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तुम इसको हटा क्यों नहीं देते, क्योंकि ये कानून जो है गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बोला गया बेसिकली यहाँ पर कि इस कानून के अंदर में अगर आप लोग 200 लोगों को पकड़ते हो और जाकर चेक किया जाता है उन 200 लोगों को, तो पता चलता है कि उन 200 लोगों में से 10 लोग ही ऐसे थे जिनके खिलाफ आप लोगों ने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया। मतलब आप लोग यहाँ पर लोगों को कंट्रोल करने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो यानी कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है अभी यहाँ पर इसके अंदर में
यानी कि हमारे देश के लोगों की आजादी को छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं आप लोगों को एक एनसीआरबी का डेटा बताता हूँ। हमारे पूरे देश के अंदर में ये कानून अलग-अलग जगह इसका इस्तेमाल किया गया और खुद नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी का डेटा कोई 1 साल का भी नहीं है। ये डेटा है 2015 से लेके 2020 तक का। एनसीआरबी ने इस डेटा के अंदर में पता है क्या बोला है? ये बोला है कि टोटल 548 लोगों को अरेस्ट किया गया इस चीज के इस बीच में। मतलब इसके अंदर में 548 लोगों को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर में देशद्रोह के चार्ज लगाए गए। पर रियलिटी में जब चेक किया गया तो इनमें से ओनली 12 लोगों को कन्विक्टेड पाया गया। यानी कि कितने लार्ज स्केल पर यार इसका मिसयूज हो रहा है। मतलब सोच के देखो, आप लोगों ने 550 के करीब लोगों को पकड़ लिया, उनके ऊपर में चार्ज लगा दिया और फिर पता चला कि ओनली 12 लोग ही यहां पर जिन्होंने हरकतें की हैं। तो इसका मतलब है कि कितने तकड़े लेवल पर इसका मिसयूज हो रहा है, ये राइटर यहां पर बोल रहे हैं। और इसी की वजह से यहां पर अभी ये पर्टिकुलर जो केस निकल कर आ रहा है, इसमें यही बात बोली गई है। और फिर से मैं बता दूं, ये कोई एक केस नहीं है। बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। जावेद अहमद हसीम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। उसी के साथ में डीके वर्सेस यहाँ पर वेस्ट बंगाल वाला केस। और अभी फिलहाल ये केस जो निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर, एक ये केस हो गया जिसमें यहाँ पर राजस्थान के हाई कोर्ट ने बात बोल दी है। इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जो नया सेक्शन है हमारे देश के अंदर में, इस सेक्शन को लेकर राजस्थान के हाई कोर्ट ने बात बोल दी सीधी सीधी। ठीक है, तो यहां पर तजेंद्र पाल सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान का केस 2024 का, इसने खुद बोल दिया कि जो नया सेक्शन है 152, ये भारतीय न्याय संहिता का भाई साहब, ये एक तरीके का सेम टूल हो सकता है आगे आने वाले टाइम में लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे सेक्शन 124 इस्तेमाल किया जा रहा था पहले, तो इसको थोड़ा सा देख के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। इस आर्टिकल को इतना इज्जत क्यों दे रहा हूं मैं और इतना डिटेल में क्यों बात कर रहा हूं, ये यहां पर डेटा भी इन्होंने दिया है एनसीआरबी का, जो मैंने आप लोगों को बताया यहां पर इसके अंदर में। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का रीजन आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा कि अच्छा, इन्होंने केस सारे ये मेंशन किए यहाँ पर, ये सारे के सारे केस आप लोगों को पीपीटी में प्रोवाइड करा दूंगा। इनको याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार, और केस मेंशन कर देते हो ना जब आंसर राइटिंग करते हो आप लोग, उसकी लेवल बढ़ जाता है आर्टिकल का, उसका आंसर का, और एग्जामिनर भी फिर आप लोगों को इज्जत देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब एक चीज समझिए, यहाँ पर एनसीआरबी का डेटा भी है यहाँ पर सामने, खुद सरकार का डेटा है। तो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ पर ये बात बोली गई कि इसका भी गलत इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल सेक्शन 124 की तरीके से। तो आप लोगों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में सोशल मीडिया पर आप लोगों ने एक पोस्ट डाली मजे मजे में, भाई साहब वो पोस्ट जो है वो वायरल हो गई। अब वो पोस्ट वायरल हो गई तो आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो गई कि दो 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 तबकों के बीच में लड़ाई हो गई, जबकि डायरेक्टली आपकी इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ करने की, आपने तो ऐसे ही बस डाल दी मजे में कुछ थी चीज पर, लेकिन किसी ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया। तो कई बार ऐसे इंसिडेंट निकल कर आते हैं जिसमें इंसान की इंटेंशन नहीं थी ऐसा कुछ करने की। उसकी मैंने मान लीजिए कोई वीडियो के अंदर में मैंने कोई बात बोली, किसी ने वीडियो की स्टार्टिंग की चीजें काट ली और उसकी बाकी की चीज काट ली, बीच में से गायब करके उनको जोड़ दिया। ठीक है, ये ऐसे सोचो आप लोग, ध्रुवा मूवी देखी आप लोगों ने, जिसमें रामचरण जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर रहते हैं। उस मूवी के अंदर का एक सीन मुझे याद आ जा रहा था जब मैं यहाँ पर ये आर्टिकल पढ़ रहा था, और कैसे चीजों को फेक किया जा सकता है। वो जो लड़की थी जो यहाँ पर बेसिकली जो मार दी गई थी यहाँ पर, और उस लड़की का जो वीडियो दिखाया जाता है कोर्ट के अंदर में, तो ध्रुवा ने भी तो यही किया था। यहाँ पर जो रियलिटी में पेटेंट था वो किसी और का था। ध्रुवा ने क्या किया, उसकी वीडियो को कट करके बीच में से क्लिप निकाल दी और उनको ऐड कर दिया, और ये दिखा दिया कि ये जो एक्सपेरिमेंट था ये उस लड़की का था जिसकी इन्होंने बेसिकली जान ले ली थी, क्योंकि लड़की उसके खिलाफ आवाज उठा रही थी कि ये गलत तरीके से इस दवाई को पेटेंट करना चाह रहे हैं, ये दवाई जनता तक पहुंचनी चाहिए। तो यहां पर कई बार इस तरीके से तो कोर्ट में प्रेजेंट किया, वो पेटेंट उस लड़की के नाम हो गया यहाँ पर। हालांकि वो उसने सही सही चीजों के लिए इस्तेमाल किया कि भाई साहब उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए। पर लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, कई सारे लोगों को जेल में डाला जा सकता है गलत तरीके से। किसी ने कोई वीडियो काटी, मेरी वीडियो किसी ने बीच में से काट ली और बोल दी कि यार देखो ये इंसान जो है ये इस तरीके से गलत खबरें फैला रहा है, और भाई साहब उसकी वजह से मतलब दंगे हो गए, ये मुझे उठाकर ले गए कि यार ये इंसान जो है गलत वीडियो बना रहा है, जबकि पूरी की पूरी वीडियो एजुकेशनल है, उसकी आगे पीछे की चीजें सुनी नहीं कहानी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अभी जैसे इस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है आज की डेट में काफी तगड़े लेवल पर, और यहाँ पर कई बार बेगुनाह इंसान को पकड़ लिया जाता है और ये नॉन बेलेबल और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन जाता है। यानी कि इंसान को पकड़ लिया बिना वारंट के और जेल में डाल दिया, बेल भी नहीं होने वाली है। तो हमारे देश के अंदर में ये फंडामेंटल राइट का साफ साफ हनन बताया जाता है कोर्ट के द्वारा भी, कि जो संविधान के अंदर में फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, यार तुम तो डायरेक्ट उनके सर पे नाच रहे हो यहाँ पर इनको लेकर।
और जब भी यहाँ पर बात करते हैं कि तुम यहाँ पर इसका यूज क्यों कर रहे हो, तो सरकार बड़ी मिठी गोली देती है। सरकार क्या बोलती है कि हम लोग इसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देश की सिक्योरिटी को खतरा है, तो सिक्योरिटी बचाने के लिए काम कर रहे हैं। तो सरकार की मिठी गोली कई बार दिक्कत में आ जाती है। तो यहाँ पर आर्टिकल 19 में किसी इंसान को पकड़ लिया, किसी इंसान को, जो सेक्शन 19 का जो 2 है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन कौन सी है, कि भाई कोई देश की इंटीग्रिटी सोवरेनिटी को हर्ट करे, ठीक है, देश में सिक्योरिटी को खतरे में लेकर जाए, फ्रेंडली नेशन के साथ में रिलेशन खराब करे, तो उसके लिए यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने निकल कर आए। तो रिसेंट जो केसेस निकल कर आते हैं उसमें ये देखने को मिला कि देश की सिक्योरिटी तो खतरे में पड़ नहीं रही है, पर हमारे पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी जरूर खतरे में पड़ रही है। मतलब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, वही उसको पकड़ लिया, ठीक है, किसी ने एक तरीके से ह्यूमन राइट को कोई डिफेंड लॉयर कर रहा है, लॉयर को पकड़ लिया। यानी कि सरकार के खिलाफ बोलो मत, सरकार के खिलाफ लिखो मत। और यहाँ पर इसको, यहाँ पर बेसिकली अगर सरकार से रिलेटेड कोई केस है उसको बाहरी बार सेटलमेंट कर लो। तो इन्होंने तो ये हथियार बना लिया भाई साहब, और आर्टिकल 19 को कुचला जाने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साफ साफ बोली। तो राइटर यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो चीज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही थी, सेक्शन 124 में ये काम किया जा रहा था। और खुर केदारनाथ वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर में, कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक तरीके से आगे बढ़ने ही नहीं देगा। आरटीआई को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी कि भाई लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो ये जो नया कानून के अंदर में बहुत ही वेग तरीके से चीजें लिख दी गई हैं, फिर से सरकार इसका सेम इस्तेमाल करेगी जैसे सेक्शन 124 का कर रही थी। तो कोई अपनी बातें लिखेगा सोशल मीडिया पर, अभी आज के डेट में सारे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। यूट्यूब चैनल जो कि पहले इंडिपेंडेंटली कुछ भी बोल लेते थे, अब उनको भी डिलीट कर दिया जाता है इमीडिएटली अगर कुछ भी आवाज उठाते हैं। तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा आने वाले टाइम के अंदर में। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। पहले बहुत सारे आर्टिकल छपे इसके ऊपर में, हिस्ट्री बता दी मैंने, इसकी पूरी कंडीशन बता दी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता दिए, एक एक पॉइंट आप लोगों को बता दिया। और मेंस के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ऊपर में कैसे ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है, कैसे इसका नेगेटिवली इस्तेमाल किया गया है। तो इसको लेकर कोई भी डाउट अब आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? और ये उदाहरण जरूर याद रख लेगा। और ये प्रीलिम्स के अंदर में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले भी, कि भाई इसका किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जाता है। और आर्टिकल 19 का जो फर्स्ट है उसमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की जाती है कि कहीं पर भी जा सकते हो, कहीं पर भी रह सकते हो, है कि नहीं? तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर चीजें ध्यान रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि एक एक माइंड में डिस्कस पूरा पॉइंट आ गया होगा, ठीक है। बेसिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, कोई कंफ्यूजन अब आप लोग को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? फीडबैक जरूर दे दिया करो यार। अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में आता है अच्छे से तो बता दिया करो, नहीं समझ में आता है तो वो भी बता दिया करो, ठीक है, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके आने वाले टाइम के अंदर में। समझ में आ गया? तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बात और, अभी क्या लिख दे, आर्टिकल 124 इजकल टू आर्टिकल 152, ये आर्टिकल नहीं है यार, कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसके सेक्शन है। आर्टिकल तो संविधान में होते हैं, वो आर्टिकल है, ये कानून पास किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उसके सेक्शन है। तो सेक्शन 124 इजकल टू सेक्शन 152, और यहां पर भी 124 नहीं है, ये 124 ए है। बताया ना मैंने कि इसको बाद में ऐड किया गया था, तो ए लगा दिया गया इसके सामने। तो सेक्शन जो होते हैं वो कानून के अंदर में होते हैं, और कानून जो होता है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। और पार्लियामेंट कानून पास करती है, उसके अंदर में सेक्शन रहता है कि ये किसी ने ये कर दे तो इसको ये सजा मिलेगी। पर आर्टिकल संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे रहते हैं। तो दोनों को इंटरमिक्स मत करो, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना कि आर्टिकल और सेक्शन को एक मानने लगो, ठीक है ना। तो ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है ना कि नए नए बच्चे स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है अच्छा दोनों एक ही चीज होंगी। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट इसको आप लोग कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, ठीक है। कोई पूछा करे तो बता दिया करो। समझ में आ गया ना? थोड़ा सा पानी पी लो, जस्ट एक सेकंड दीजिए, तब तक आप लोग फीडबैक दे दीजिए, ठीक है। फीडबैक दे दिया करो जैसा भी आप लोगों को लगता है। ओके, और बाकी पानी पी लेना। कोई नहीं, अगर समझ में नहीं आती कोई चीज पूछ लिया करते हैं, थोड़ा ना शर्म थोड़ी ना यार, यहाँ पे किसकी शर्म करनी है, सारे बच्चे तो हैं, सब सीखने वाले हैं यहाँ पर। अगर यहाँ पर शर्म करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है।